1 से 15 तक आपके जो सिलेबस में बाबू 1 से 15 चैप्टर है, सारा चैप्टर का बाबू आज हम आपको फार्मूला बताएंगे और एकदम क्लास में ही आपको सारा फार्मूला याद भी करवा देंगे बाबू, ठीक ना। तो बाबू यहां से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, तो बाबू यहां से आपका 10 से 15 नंबर सिक्योर हो जाएगा, एकदम बाबू पक्का हो जाएगा, ठीक ना। और आप बाबू जब आपको आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा बाबू, तो आप सेकंडों में बाबू आप क्वेश्चन का जवाब देंगे यहां से, समझ गए। यहां से आपका 10 से 15 नंबर पक्का होने वाला है बाबू। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, इस क्लास को बाबू यहां पर। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो बाबू एक बार आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। कैसे बाबू लोग आप सभी एकदम मस्त है ना आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, एकदम शानदार चल रही होगी। बाबू जिस घड़ी का आपका इंतजार था कि आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर जी फार्मूला का वीडियो लाइए, बाबू आज वह घड़ी आ गई, ठीक ना। आज वह घड़ी आ गई और आज हम आपको 1 से 15 तक आपके जो सिलेबस में बाबू 1 से 15 चैप्टर है, सारा चैप्टर का बाबू आज हम आपको फार्मूला बताएंगे और एकदम क्लास में ही आपको सारा फार्मूला याद भी करवा देंगे बाबू, ठीक ना। तो बाबू यहां से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, तो बाबू यहां से आपका 10 से 15 नंबर सिक्योर हो जाएगा, एकदम बाबू पक्का हो जाएगा, ठीक ना। और आप बाबू जब आपको आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा बाबू, तो आप सेकेंडों में बाबू आप क्वेश्चन का जवाब देंगे यहां से, समझ गए। यहां से आपका 10 से 15 नंबर पक्का होने वाला है बाबू। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, इस क्लास को बाबू यहां पर इस क्लास को पूरा का पूरा आपको देखना है, ठीक ना। तो बाबू चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम बोल देते हैं आपको, ठीक ना, फिर एक बार बोल देते हैं कि इस क्लास को आपको मिस नहीं करना। यहां से आपको 10 से 15 नंबर का हो जाएगा बाबू आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। चलिए बाबू आज हम लोग इस क्लास में बाबू पूरा फार्मूला को पढ़ेंगे। 1 से 15 तक के चैप्टर में जितने फार्मूला बनते हैं बाबू, सारे फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और याद कैसे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें कि फार्मूला याद कैसे होगा, तो बाबू हम आपको टेक्निक बता दें कि बाबू सबसे पहले जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे फार्मूला, बाबू आप हमारे साथ साथ सारा फार्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे बाबू, तो उस टाइम क्या करेंगे, फार्मूला वाला वीडियो को बाबू जरूर आप देखेंगे। अगर रेगुलर आप 10 दिन देख लिए बाबू, तो आपको फार्मूला बाबू हम कह देते हैं कि आपको सारा फार्मूला जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक ना। जब आप रेगुलर 10 दिन क्लास को देख लिए फार्मूला वाला क्लास को, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि जीवन में कभी भी आप फार्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर में कितना आपको फार्मूला याद रखना है, तो आइए बाबू पहला चैप्टर में आप सिर्फ 2 फार्मूला याद रखेंगे। पहला फार्मूला आप याद रखेंगे यूक्लिड बाबू, पहला फार्मूला आप याद रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक ना। पहला फार्मूला आप याद रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, समझ गए बाबू। ये क्या होता है, तो कहेंगे सर जी ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान होता है बाबू 0 से बड़ा, 0 के बराबर और B से छोटा होता है। क्लियर है। यहां पे बाबू A क्या है आपका, तो कहेंगे सर A यहां पे भाज्य है, B क्या है यहां पे, तो भाजक है, इसके बाद Q यहां पे क्या है, तो भागफल है, और बाबू यहां पे R जो आपका है क्या है, शेषफल है, समझ गए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर तथा क्या होता है बाबू B से छोटा होता है। क्लियर है। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। क्या होता है बाबू, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा होता है। और यही से बाबू लसा बराबर जब आप लिखेंगे, लसा बराबर जब आप लिखेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में बाबू आ जाएगा मसा। क्लियर है। फिर जब आप मसा बराबर लिखेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में क्या आ जाएगा, यहां पे लसा आ जाएगा। इसी प्रकार बाबू जब हम लोग पहली संख्या यहां से अगर लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, मसा गुने लसा, मसा गुने लसा, और बट्टा में लिखेंगे हम लोग बाबू दूसरी संख्या, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या जब यहां पर लिखना चाहेंगे बाबू हम लोग, तो लिखेंगे मौसा गुने लसा, और बट्टा में क्या लिखेंगे बाबू, पहली संख्या।
समझ गए। तो बाबू पहला चैप्टर में आपको इतना ही फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला हो गया बाबू क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। दूसरा फार्मूला आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा। और यहीं से बाबू ये 4 फार्मूला बनता है, यहीं से ये 4 फार्मूला बनता है। यहां से पहला फार्मूला बनेगा लौसा का, दूसरा बनेगा मौसा का, तीसरा बनेगा पहली संख्या का और चौथा फार्मूला बनेगा दूसरी संख्या का। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर में देखिए बाबू बहुपद। बहुपद में आपको कितना फार्मूला याद रखना है, तो बाबू बहुपद में आप 3 से 4 फार्मूला याद रखेंगे। पहला यहां पे क्या होगा, तो बहुपद को पहचानने के बाबू आप रूल याद रखेंगे। बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो बाबू बहुपद को पहचानने का नियम जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का। पहला नियम क्या होता है यहां पे, तो बहुपद एक ही चर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, बहुपद एक ही चर में होना चाहिए। जैसे बाबू देखिए यहां पे देख लीजिए, यहां पे बहुपद क्या है, एक ही चर में है। और यहां पे कहेंगे हम लोग x के चर में है। बहुपद क्या है बाबू, x के चर में है। ठीक है, तो बहुपद हमेशा क्या होता है बाबू, एक ही चर में होता है। क्लियर है। दूसरा रूल आप याद रखेंगे, बहुपद में यहां पे लिख लेंगे बहुपद में चर का घात। बहुपद में चर का घात क्या होता है बाबू, धनात्मक। धनात्मक का मतलब हुआ पॉजिटिव। ठीक है बाबू, धनात्मक एवं क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या का होना चाहिए। समझ के बाबू, बहुपद में चर का घात क्या होता है, धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ गया बाबू। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए बाबू। यहां पे देखिए, यहां पे 5x³ प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 3 है बाबू। यहां पे देखिए आपका बहुपद में चर का घात जो है बाबू क्या है, तो धनात्मक और पूर्ण संख्या के रूप का है ना। देख लीजिए, है ना बाबू। तो यहां पे हम लोग बहुपद को पहचानने का 2 रूल याद रखेंगे। पहला, बहुपद क्या होना चाहिए, एक ही चर में होना चाहिए। और दूसरा बाबू, बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक एवं क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप का होना चाहिए। समझ गए बाबू। इसके बाद आप अगला फॉर्मूला याद रखेंगे बाबू, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का बाबू क्या होता है यहां पर, व्यापक रूप। व्यापक रूप आप याद रखेंगे, ax प्लस क्या होता है, b होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ax प्लस b होता है। और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और घात इसका क्या होगा बाबू, a इज नॉट इक्वल टू 0 और घात इसका क्या होगा, 1 होगा। और शून्यक की संख्या अगर यहां पर आपसे पूछ ले तो शून्यक की संख्या आप बोलेंगे 1। क्या बोलेंगे बाबू, घात अगर 1 होगा तो शून्यक भी क्या होगा यहां पर, तो 1 होगा। क्लियर है बाबू। चलिए अगला देखिए, अगला यहां पे क्या है, अगला बाबू आपका द्विघात बहुपद है। क्या है, अगला द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां बाबू a के बराबर यहां पे 0 नहीं होगा और इसका घात क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा, क्या होगा, घात बाबू यहां पे 2 होगा। और अगर शून्यक की बात करें बाबू, यहां पे शून्यक की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे शून्यक की संख्या 2 होगा, क्योंकि यहां पे घात 2 है तो शून्यक भी क्या होगा यहां पे बाबू, तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे बाबू आप याद रखेंगे शून्यकों का योगफल। यहां पे आप द्विघात बहुपद के अंदर आप याद रखेंगे बाबू शून्यकों का योगफल, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं बाबू। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है बाबू, -b/a। और ये जो b है आपका क्या है, x का गुणांक है। क्या है बाबू, यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे b क्या है आपका, तो x का गुणांक है। b क्या है बाबू, x का गुणांक है। समझ गए। और यहां पे बाबू a क्या है, तो x² का गुणांक है। x² का गुणांक है। समझ के बाबू, x² का क्या है, गुणांक है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलो समझ में आया बाबू, हाँ या ना बोलो। तो यहां पे हम लोग कहेंगे बाबू, यहां पे क्या बोलेंगे, 1 मिनट को, चलो बाबू यहां पे देख लो, यहां पे b क्या है, तो x का गुणांक है और a क्या है, तो x² का क्या है, गुणांक है। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं बाबू, ये होता है c/a। यहां पे c क्या है, तो कहेंगे सर अचर पद है, c अचर पद है। और यहां पे a क्या है बाबू, तो x² का गुणांक है। क्या है, x² का गुणांक है। समझ गए बाबू। इसके बाद अगला फॉर्मूला है बाबू, अगला है आपका
द्विघात बहुपद का बाबू क्या है सूत्र, सूत्र का क्या फार्मूला है, तो बाबू सूत्र का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस बाबू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। यही होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्या है बाबू त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कौन कौन से सूत्र होते बाबू, तो सबसे पहले इसका आप व्यापक रूप याद रखेंगे और ये बाबू आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बाबू पूछता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स क्यूब होता है बाबू, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, यहां पे स्क्वायर होगा बाबू, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है बाबू, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स क्यूब और प्लस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स प्लस का डी, जहां ए बराबर जीरो नहीं होगा बाबू, ए के बराबर जीरो नहीं होगा और इसका घात जो होगा बाबू कितना होगा तो 3 होगा और इसका शून्यक की संख्या आप याद रखेंगे, शून्यकों की संख्या इसका क्या होता है, तो शून्यकों की संख्या यहां पे होता है बाबू कितना, तो आप याद रखेंगे 3। कितना 3, क्योंकि घात 3 है तो शून्यक की संख्या कितना होगा यहां पे, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहां पे देखो इसमें शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो कहेंगे आप माइनस बी बट्टा ए होता है और b क्या है बाबू यहां पे, तो b आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है, समझ के बाबू। और यहां पे a क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का क्या है गुणांक है, समझ गए। इसके बाद आगे देखिए दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का योग क्या होता है बाबू, ठीक ना। दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी सी बट्टा ए होता है और सी क्या है यहां पे, तो आप कहेंगे एक्स का गुणांक है। क्या है बाबू, एक्स का गुणांक सी है और यहां पे ए जो है आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, समझ के बाबू। इसके बाद इसमें आप अगला फॉर्मूला याद रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बाबू, माइनस डी बट्टा ए होता है और यहां पे डी आपका अचर पद है। क्या है बाबू, अचर पद है, अचर पद है और यहां पे बाबू ए क्या है, तो एक्स क्यूब का क्या है गुणांक है, क्या है गुणांक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बाबू। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसको यहां पे लिख देते हैं, ठीक ना, गलती से यहां लिखा गया बाबू। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बाबू त्रिघात बहुपद का सूत्र एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में बाबू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस का क्या बाबू अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बाबू आप याद रखेंगे। इसका त्रिघात बहुपद का क्या होता है सूत्र होता है, क्या होता है फिर से एक बार सुन लीजिए, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस में होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, समझ गए। यही होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो बाबू बहुपद के अंदर आपको इतना ही फार्मूला को याद रखना है, बहुपद के अंदर आपको इतना ही फार्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है बाबू, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको कितना फार्मूला याद रखना है, तो पहले तो इसका बाबू आप व्यापक रूप याद रखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बाबू इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक ना बाबू। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है और यहां पर ए और बी, यहां पे ए तथा बी के बराबर क्या होना चाहिए बाबू 0 नहीं होना चाहिए, यहां पे ए तथा बी के बराबर क्या होना चाहिए बाबू 0 नहीं होना चाहिए, ए तथा बी के बराबर यहां 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया बाबू। तब जाके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों के बराबर 0 हो जाएगा ना बाबू, तो ये फिर आपका यहां पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप नहीं होगा, समझ में आया। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू होता है 0। क्लियर है बाबू। चलिए अगला इसमें देखेंगे फार्मूला, इसमें अगला फार्मूला क्या होता है, देखिए बाबू इसमें दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे, यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण ए वन एक्स
a1x प्लस यहां पे लिख लीजिए बाबू a1x प्लस a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 बाबू। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या बाबू 0 हो तो यहां पर टोटल 3 कंडीशन बनेंगे। कितना कंडीशन बाबू? 3 कंडीशन, और प्रत्येक कंडीशन के अंदर भी 3 कंडीशन बनते हैं। समझ में आया बाबू? आइए पहला कंडीशन आप याद रखेंगे बाबू, जब यहां पे a1 बट्टा a2 यहां पे याद रखेंगे। देखिए a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू बाबू b1 बट्टा b2 होगा, तो आप याद रखेंगे क्या? यहां पे क्या याद रखेंगे? यहां पे हलों की जो संख्या होगा बाबू क्या होगा? केवल एक हल होगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे बाबू? अद्वितीय हल। इसका ग्राफ कैसे होगा? कैसा होगा बाबू? तो इसका ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, और इसका युग्म का जो नाम होगा क्या होगा? संगत या अविरोधी होगा। क्लियर है? इसका दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? तो दूसरा कंडीशन होगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर अगर c1 बट्टा c2 होगा बाबू, तो यहां पर क्या होगा? हलों की संख्या बाबू अनेक हल होगा। क्या होगा? यहां पे अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू? अनेक हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती ग्राफ होगा। युग्म का नाम क्या होगा? तो कहेंगे सर संगत या आश्रित। संगत होगा या आश्रित होगा। समझ में आया बाबू? युग्म का नाम क्या होगा? संगत या आश्रित। क्लियर है? इसके बाद तीसरा इसमें कंडीशन आप याद रखेंगे बाबू। तीसरा कंडीशन इसका क्या होता है? तो a1 बट्टा a2 बराबर बाबू b1 बट्टा b2 बराबर नहीं अगर c1 बट्टा c2 होगा बाबू, तो यहां पे तीसरा कंडीशन में क्या होता है? हलों की संख्या जो होगा बाबू कोई भी हल नहीं होगा। यहां पे एक भी हल यहां पे नहीं होगा। ठीक ना? इसका यहां पे एक भी हल नहीं निकलेगा। ग्राफ क्या होगा बाबू इसका? तो समांतर ग्राफ होगा, और युग्म का जो नाम होगा बाबू क्या होगा? असंगत, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विरोधी बोलते हैं। क्लियर है? सबसे पहला कंडीशन आपका ये हो गया, जिसमें a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। इसमें हलों की संख्या केवल एक हल, या इसी को अद्वितीय हल कहते हैं बाबू। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। युग्म का नाम क्या होगा? संगत या अविरोधी। इसके बाद बाबू दूसरा कंडीशन बनता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो यहां पे बाबू क्या होगा? हलों की संख्या अनेक हल होगा। ग्राफ आपका संपाती होगा। युग्म का नाम क्या होगा? संगत या आश्रित। और तीसरा कंडीशन होता है बाबू a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो यहां पे हल एक भी नहीं निकलता है बाबू। ग्राफ कैसा होता है? तो समांतर। और युग्म जो होता है बाबू समीकरण का क्या होता है? असंगत या विरोधी होता है। समझ गए बाबू? तो ये था आपका तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर के अंदर आपको इतना ही फार्मूला को याद रखना है। ठीक है बाबू? चलिए अगला देखिए, अगला चैप्टर आपका क्या है? तो अगला है बाबू द्विघात समीकरण। क्या है बाबू? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले यहां पे आप द्विघात समीकरण का क्या याद रखेंगे? व्यापक रूप याद रखेंगे। द्विघात समीकरण का आप यहां पे याद रखेंगे व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप क्या होता है बाबू इसका? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बाबू? 0। और यहां पर a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू? इसके बाद देखिए यहां से बाबू क्या होगा? विभक्तर या विवेचक आप निकालेंगे, तो d के बराबर क्या होगा बाबू? विवेचक या विभक्तर। ठीक ना? देखिए द्विघात समीकरण का बाबू विवेचक जब निकालते हैं या विभक्तर जब निकालते हैं, तो इसके लिए बाबू हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिखते हैं बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां पे b क्या होता है? तो x का कोफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c बाबू क्या होता है? तो अचर पद होता है। क्लियर है? इसके बाद बाबू यहां पे मूल का फार्मूला आप याद रखेंगे। मूल के लिए याद रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a, या इसको बाबू आप ऐसे भी याद रख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में क्या? 2a। ठीक है? और यहां से बाबू आप याद रखेंगे अल्फा बराबर, यहां से अल्फा बराबर आएगा बाबू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। और बीटा बराबर जब आप लिखेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी और बट्टा में क्या? 2a। ठीक ना बाबू? तो मूल के लिए फॉर्मूला ये होता है। और यहां से जब हम लोग अल्फा लिखते हैं बाबू, अल्फा का मान लिखते हैं, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a।
और बीटा का मान लिखते हैं -b और -√d और बट्टा में 2a। क्लियर है बाबू? तो ये बाबू आपका द्विघात समीकरण का क्या था, फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू क्या है आगे, इसमें इसी में आगे है बाबू क्या, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो बाबू यहां पे मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए बाबू यहां पे मूलों का योग मतलब यहां पे होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा क्या होगा, a होगा। और यहां पे b क्या है, तो यहां पे बाबू b आपका है x का गुणांक है। क्या है यहां पे b, x का गुणांक है बाबू, और यहां पे a आपका है x² का गुणांक। समझ में आया बाबू? और इसके बाद इसमें नेक्स्ट फार्मूला आप याद रखेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का बाबू गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बट्टा a होता है। तो c को कहते हैं बाबू अचर पद, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। समझ में आ गया? तो बाबू द्विघात समीकरण के अंदर इतना ही आपको फार्मूला को याद रखना है। द्विघात समीकरण के अंदर इतना ही फार्मूला को आप याद रखेंगे। इसके बाद पांचवा बाबू चैप्टर आपका है, सॉरी यहां पे बाबू द्विघात समीकरण के अंदर मूलों की प्रकृति भी आप याद रखेंगे, ठीक ना। द्विघात समीकरण के अंदर बाबू मूलों की प्रकृति भी आप याद रखेंगे। देखिए बाबू यहां पे, ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, जब बाबू b² - 4ac का मान बाबू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहां पे मूल क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं d का मान बाबू जब 0 से बड़ा होगा तो यहां पे मूल क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा। क्लियर बाबू? जब बाबू दूसरा कंडीशन में आप क्या याद रखेंगे, यहां पे जब बाबू d का मान या b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा, बाबू d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा यहां पे, तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। जब बाबू तीसरा कंडीशन में देखिए, जब बाबू b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, या हम लोग कह सकते हैं d का मान 0 से अगर छोटा होगा बाबू तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक होगा। ठीक है बाबू, मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। समझ में आ गया? तो याद रखेंगे बाबू मूलों की प्रकृति में 3 कंडीशन याद रखेंगे। पहला क्या याद रखेंगे, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब d का मान बाबू 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा। समझ में आ गया? चलो ये बाबू आपका चौथा चैप्टर के अंदर इतना फार्मूला था। इसके बाद पांचवा चैप्टर के अंदर कितना फार्मूला है, चलिए बाबू एक एक फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पांचवा चैप्टर के अंदर बाबू आप देखिए यहां पे क्या है, समांतर श्रेणी का पद a1 a2 a3 a4 ... an है बाबू। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकालना सीखेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं बाबू, तो यहां पे देखिए इस 2 पद को हम लोग पकड़ते हैं और अगला पद में से बाबू पिछला पद को हम लोग घटा लेते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। इसी प्रकार जब बाबू आप ये दोनों पद को पकड़ेंगे, ये दोनों पद को जब आप पकड़ेंगे यहां पे, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा हम लोग का a3 - a2। फिर बाबू जब इसी प्रकार जब आप इस दोनों पद को जब आप पकड़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, a4 - a3। इसी प्रकार बाबू इसका क्रम चलता है। तो सार्वंतर जब भी आप निकालेंगे बाबू तो याद रखेंगे पहला पद और दूसरा पद को पकड़ेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे तो आपका सार्वंतर आ जाएगा। अब बाबू यहां पे प्रथम पद क्या है, तो आप लोग कहेंगे यहां पे प्रथम पद a1 है। क्या है, a1 है। अंतिम पद क्या है बाबू, तो अंतिम पद यहां पे an है। और इसके बाद पदों की संख्या का मतलब क्या होता है यहां पे, तो हम लोग कहेंगे सर n होता है। पदों की संख्या का मतलब n, मतलब यहां पे कितना पद है, तो पद बताता है बाबू n की संख्या, ठीक ना, n की संख्या बताता है पद। अब देखिए बाबू यहां पे 2 फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला क्या बनेगा, तो an को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, और an को बाबू एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग tn बोलते हैं, ठीक ना, an या tn। तो इसके बराबर होता है a + n - 1 × t, a + n - 1 × t। और यहां पे बाबू a जो होगा आपका प्रथम पद होगा। क्या होगा, प्रथम पद होगा, ठीक ना। n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है यहां पे, तो सार्वंतर है।
समझ गए बाबू, सार्व अंतर है। समझ में आया। चलिए अगला फार्मूला देखिए, इसी का अगला फार्मूला देखिए। n पदों के योग के लिए बाबू, n पदों के योग के लिए आप, n पदों के योग के लिए आप दो फार्मूला याद रखेंगे बाबू। जब n का मान, a का मान, d का मान देगा बाबू तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। जब बाबू अपने पास n का मान होगा, a का मान होगा और अंतिम पद होगा, an क्या है यहाँ पे, अंतिम पद है, तो ये वाला बाबू आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रथम पद। जब अपने पास बाबू प्रथम पद होगा और अंतिम पद होगा और n का मान होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब अपने पास बाबू प्रथम पद, सार्वंतर और बाबू n का मान होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बाबू यहां से Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में बाबू n-1 इंटू d, और यहां से होता है बाबू Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है। समझ में आ गया बाबू। तो समांतर श्रेणी के अंदर बाबू इतना ही फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, समांतर श्रेणी के अंदर आप इतना ही फार्मूला याद रखेंगे। इसके बाद बाबू अगला चैप्टर आपका त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर आप कितना फार्मूला याद रखेंगे बाबू, यहां पे आप सिर्फ थेल्स परिमेय याद रखेंगे। इसके अंदर सिर्फ आप थेल्स परिमेय याद रखेंगे। ठीक ना। अब यहां पे देखिए बाबू, थेल्स परिमेय और एक चीज और बता देते हैं आपको इसके अंदर, इसका यूज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में बाबू बहुत यूज होगा। ठीक ना, थेल्स परिमेय का। और थेल्स परिमेय क्या कहता है बाबू, यहां पे देख लीजिए। यहां पे बाबू क्या होता है, जैसे ये आपका त्रिभुज है ABC और AB और AC भुजा पर बाबू कोई बिंदु है बाबू, और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो है बाबू, ये रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है बाबू तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे आपका हो जाता है, यहां पे अगर बाबू D समांतर अगर BC है तो यहां पे हम लोग का हो जाता है AD बट्टा क्या होता है AD बट्टा DB होता है। यहां पे D को अच्छा से लिख लीजिए, AD बट्टा DB होता है और AE बट्टा क्या होता है EC होता है। समझ में आ गया बाबू, यही आपका क्या है, तो बाबू थेल्स परिमेय है। क्या है, थेल्स परिमेय है। क्लियर है। और बाबू इसके अंदर आप एक और फार्मूला याद रखेंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बाबू, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एरिया का अनुपात क्या होता है। देखिए बाबू यहां पे जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, जैसे ABC और एक त्रिभुज है आपका DEF, क्या है बाबू, DEF है, ये दोनों त्रिभुज बाबू क्या है, समरूप है। तो यहां पे हम लोग याद रखेंगे इस दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात क्या होगा। जैसे हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है बाबू, DEF का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर जी इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसके संगत भुजा के अनुपात, ऐसे याद रखेंगे, इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बाबू, जैसे आप यहां पे याद रखेंगे AB बट्टा D का अनुपात का क्या याद रखेंगे, वर्ग याद रखेंगे। और यहां पे बाबू जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, AB बट्टा क्या होगा, D हो जाएगा, AB बट्टा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे बराबर होगा BC बट्टा क्या होगा, EF होगा, और बराबर हो जाएगा AC बट्टा क्या होगा, DF होगा, AC बट्टा क्या होगा, DF होगा। जब बाबू दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और तथा क्या होते हैं, संगत कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पे कोण A जो होगा कोण D के बराबर होगा, कोण B जो होगा यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो हम लोग कहेंगे कोण E के बराबर, और यहाँ पे कोण आपका C जो होगा कोण F के बराबर होगा। समझ में आ गया बाबू। तो आप लोग याद रखेंगे दोनों त्रिभुज के एरिया का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ गया बाबू। तो ये आप दो कंसेप्ट इस त्रिभुज के अंदर आप याद रखेंगे। समझ में आया। चलो अगला देखो क्या है, अगला छठा हो गया, सातवां आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बाबू आपको 10 से 12 फार्मूला याद रखना है। अब देखिए यहां पे निर्देशांक ज्यामिति में बाबू प्रथम पाद, देखिए यहां पे ये आपका क्या है, y एक्सिस, और ये आपका क्या है बाबू, x एक्सिस। ये क्या है, x एक्सिस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं x अक्ष, और इसको बोलते हैं क्या बाबू, y अक्ष। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पाद बोलते हैं बाबू, या इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं।
और इसी को क्या बोलते हैं बाबू, चरण बोलते हैं। ये तीन नाम से इसको जानते हैं बाबू। ये आपका सेकेंड चतुर्थांश हो गया, ये आपका थर्ड, और ये आपका क्या होगा बाबू, फोर। समझ में आया। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बाबू, एक्स का मान और वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया बाबू। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड वाला में बाबू एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड वाला में दोनों निगेटिव होता है बाबू, थर्ड वाला में दोनों निगेटिव, समझ गए। और फोर्थ वाला में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां पे याद रखेंगे आप लोग, प्रथम पाद मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। द्वितीय पाद में क्या होता है बाबू, मतलब चतुर्थांश में क्या होता है, तो हम लोग याद रखेंगे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। तृतीय में क्या होता है बाबू, तो एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव। और चतुर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको आप याद रखेंगे। पांचवा पॉइंट के रूप में आप क्या याद रखेंगे बाबू, एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाई निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग वाई निर्देशांक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर है। छठा पॉइंट के रूप में आप यहां पे याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पर, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे बोल देगा यहां पे बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा बाबू। बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। तो बाबू अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए किसी भी बिंदु का, तो आप क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक। और यहां पे वाई निर्देशांक कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 4 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, तो आपका आंसर यहां पे 4 हो जाएगा। समझ में आया बाबू, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार छठा पॉइंट आप याद रखेंगे, यहां पे वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं बाबू वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक को ही भुज बोला जाता है बाबू। तो या तो आप एक्स निर्देशांक बोलेंगे या तो आप भुज बोलेंगे। समझ में आया बाबू। और यहां पे अगर बिंदु 3,4 का वाई अक्ष से बाबू अगर दूरी पूछता, तो आपका आंसर क्या होता, क्या होता, तो कहते आप 3 होता। क्या होता, 3 होता। एक्स अक्ष से पूछा तो यहां पे 4 हो गया, और वाई अक्ष से पूछता तो क्या होता, यहां पे बाबू 3 आंसर होता। क्लियर है। सातवां पॉइंट आप याद रखेंगे, एक्स अक्ष पर बाबू किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स कॉमा क्या होता है, 0 होता है। एक्स कॉमा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होगा बाबू, इसलिए एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान 0 होगा। तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा 0। क्लियर है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट क्या है बाबू, यहां पे आठवां पॉइंट आप याद रखेंगे, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है बाबू 0, वाई। मतलब वाई अक्ष पर आपका एक्स क्या होता है बाबू, तो 0 होता है। तो आप याद रखेंगे एक्स का मान वाई अक्ष पर 0 होगा, तो वाई का मान कुछ भी हो सकता है, तो 0, आप वाई याद रखेंगे। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, वाई होगा। इसके बाद 9वां पॉइंट आप याद रखेंगे, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो बाबू एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0। क्या होता है, वाई बराबर 0। क्यों होता है, तो बाबू हम लोग कहेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो एक्स अक्ष के लिए जो समीकरण होगा क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा। क्लियर है बाबू। इसी प्रकार बाबू वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स बराबर 0। क्योंकि वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा वाई अक्ष के समीकरण के लिए। समझ में आया बाबू। इसके बाद 11वां पॉइंट याद रखेंगे, यहां पे मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। क्या होता है बाबू, 0,0 होता है। इसके बाद 12वां पॉइंट आप याद रखेंगे, बिंदु P x1, y1 और बिंदु Q है बाबू x2, y2 के बीच का दूरी का क्या फार्मूला होगा, तो आप याद रखेंगे रूट अंडर। क्या याद रखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या याद रखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू। चलिए अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, मूल बिंदु से
बिंदु P x, y की दूरी क्या होगा बाबू? बताइए। मूल बिंदु से बाबू अगर दूरी पूछा जाए किसी भी बिंदु का, तो आप फार्मूला याद रखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या याद रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी की बात की जाए बाबू, तो उसका फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद 14वां पॉइंट आप याद रखेंगे, दो बिंदुओं x1 y1 तथा बाबू यहां पे और है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P एक्स वाई, बिंदु P का यहां पे निर्देशांक एक्स वाई है बाबू, m/n के अनुपात में क्या करता है? अंत विभाजित करता है। तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे बाबू हम लोग का हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक जो होगा बाबू क्या होगा? तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस क्या होगा? तो यहां पे n होगा, m प्लस क्या होगा? n होगा। ठीक है बाबू, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, ये क्या है यहां पे? तो बाबू ए भी एक क्या है? रेखाखंड है, ठीक ना। इसका निर्देशांक क्या है? x1 y1 है और इसका निर्देशांक क्या है बाबू? x2 y2 है, ठीक है। और इस रेखाखंड को मान लेते हैं बिंदु P बाबू, जिसका निर्देशांक क्या है? बिंदु P का निर्देशांक क्या है? x, y है, ठीक ना, x, y है। यह जो बिंदु P है बाबू, इस रेखाखंड को m/n के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो यहां पे कहेंगे सर जी यहां पे P जो है, P बिंदु का जो निर्देशांक होगा यहां से x का मान जो होगा क्या होगा? तो x का मान के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे बाबू क्या? mx2 प्लस nx1 और बट्टा में m प्लस n, और यहां से y के लिए बाबू हम लोग लिखेंगे my2 प्लस ny1 और बट्टा में क्या लिखेंगे? तो m प्लस क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। समझ गए बाबू? अगला पॉइंट है बाबू, इसमें 15वां पॉइंट है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है बाबू x1 प्लस x2 बट्टा 2। ये मध्य बिंदु अगर हो जाएगा बाबू, तो यहां पे अनुपात 1:1 हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे बाबू? इस दोनों का योग का यहां पे आधा कर लेते हैं और फिर इस दोनों का योग का यहां पे आधा कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा क्या हो जाता है? तो 2 हो जाता है। क्लियर है बाबू? अगला इसमें पॉइंट है बाबू, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बाबू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो यहां पे बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ मॉड बाबू लगा के लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही होता है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए, x1 इंटू में बाबू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में बाबू x3 इंटू में y1 माइनस y2 होता है। क्लियर हो गया? ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आप इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए बाबू, यहां पे क्या है? एक त्रिभुज है, समझ गए बाबू, और यहां पे क्या है? इसका निर्देशांक क्या है? x1 है, y1 है, ठीक ना, x1 y1 है, इसका है x2 क्या है? y2 है, और इसका है बाबू x3 y3। समझ के बाबू? अब देखिए बाबू, क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1/2 आप पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद मॉड लगाइएगा। यहां से बाबू अगर x1 लीजिएगा तो यहां से आप y2 माइनस y3 करेंगे। देखिए y2 माइनस y3 है, इसके बाद प्लस, अब प्लस करेंगे बाबू। अब यहां से अगर x2 लेंगे आप, तो यहां से आप y3 माइनस y1 लेंगे। इसके बाद बाबू क्या करेंगे? यहां पे प्लस, अगर आप यहां पे x3 लेंगे तो यहां से y1 माइनस आप क्या लेंगे? तो y2 लेंगे। इस प्रकार बाबू आप लिख करके फार्मूला को याद कर सकते हैं। समझ गए बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल का? इसके बाद देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? जब इस तीनों शीर्षों का बाबू कोऑर्डिनेट अगर निर्देशांक दिया हुआ है, तो यहां पर केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो बाबू केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में क्या होगा? 3। देखिए x1 प्लस x2 प्लस 3 और बट्टा में क्या होगा बाबू? तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में क्या होगा बाबू? 3 होगा। तो
बाबू जब भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहे, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहे और केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो बाबू क्या करेंगे आप x1 x2 और x3 को जोड़ लेंगे और 3 से भागा दे देंगे, कॉमा बाबू y1 y2 और y3 को जोड़ लेंगे और 3 से भागा दे देंगे। तो यहां पे बाबू आपका केंद्रक का निर्देशांक आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए बाबू, इसमें तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे बाबू, अगर त्रिभुज के अंतः केंद्र का आपको निर्देशांक निकालना हो, अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है यहां से, ठीक ना। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा तो आप याद रखेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और बट्टा में a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और बट्टा में a प्लस b प्लस c। और यहां पर a प्लस, यहां पे a b c क्या है बाबू, तो आप कहेंगे यहां पे a b c जो है त्रिभुज का क्या है, भुजाएं हैं। क्या है बाबू, त्रिभुज की भुजाएं हैं। समझ में आ गया। तो केंद्रक का निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। अगर आपसे अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछे त्रिभुज का तो आप कहेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और बट्टा में a प्लस b प्लस c और कॉमा बाबू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और बट्टा में a प्लस b प्लस c आप याद रखेंगे। आगे क्या है बाबू, त्रिकोणमिति। आगे आपका त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में बाबू सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय को आप क्या करेंगे, यहां पे याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है बाबू, अन्य दो भुजा लंब एवं आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। समझ गए बाबू, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए बाबू, यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बनेगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहां से बाबू अगर कर्ण बराबर सीधे अगर लिखना चाहेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा बाबू। तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है बाबू। दूसरा फॉर्मूला यहां पे बनेगा बाबू लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर बाबू बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब लंब बराबर आप लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला बनेगा बाबू आधार स्क्वायर का। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस का, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। क्या होगा, माइनस का लंब का स्क्वायर। समझ में आ गया बाबू यहां तक। और यहां पर देखिए बाबू, यहां पर थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, यहां पर भी समझ लीजिए थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है बाबू क्या होती है, तो आपका परपेंडिकुलर होती है, मतलब क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। समझ के बाबू। और जो यहां पे संलग्न भुजा है थीटा के जस्ट बगल वाली भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए बाबू, इसमें आगे कौन सा फार्मूला है, तो आगे इसका बेसिक फार्मूला है। क्या है बाबू, बेसिक फार्मूला है। आइए बेसिक फार्मूला का हम लोग जानते हैं बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फार्मूला क्या है, तो बाबू सबसे पहले आप साइन का फार्मूला याद रखेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है बाबू, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। आप याद रखेंगे लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है बाबू। और साइन का उल्टा होता है कौसेक। क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा कौसेक होता है। तो बाबू इसका लंब बट्टा कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। या इसको हाइपोटेनस बट्टा आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए इसमें दूसरा फार्मूला क्या है बाबू, यहाँ पे तो कॉस है। और कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। अब बाबू आधार बट्टा कर्ण को हम लोग बेस बट्टा क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। इसको बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। हिंदी में लिखेंगे तो आधार बट्टा कर्ण, और इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो बाबू बी बट्टा क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे क्या देखेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। तो बाबू आधार बट्टा कर्ण कॉस होगा तो सेक क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार होगा। तो यहां पे क्या होगा, एच बट्टा बी हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार यहां पे टेन का फॉर्मूला देख लीजिए बाबू, टेन क्या होता है, तो टेन होता है लंब बट्टा आधार, या इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बट्टा क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो
कॉट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आधार बट्टा लंब बन जाएगा, आधार बट्टा लंब, या इसी को बेस बट्टा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। समझ में आ गया बाबू। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है बाबू, अगला इनवर्स फॉर्मूला होगा। इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, व्युत्क्रम फॉर्मूला, व्युत्क्रम सूत्र कहते हैं। व्युत्क्रम सूत्र। देखिए बाबू यहां पे क्या होगा, तो यहां पे साइन और कौसेक का बाबू गुना करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। साइन और कौसेक क्या होगा यहां पे बाबू, गुना में 1 के बराबर होगा। आप देख लीजिए यहां पे एक चीज आपको प्रूव करके बता देते हैं। देखिए बाबू साइन क्या है, p बट्टा एच है, और गुना ये क्या होता है, h बट्टा p होता है। तो h से h कट जाएगा, p से p कट जाएगा बाबू, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। यहां पे बाबू अगर साइन थीटा के बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा कौसेक हो जाएगा, और कौसेक थीटा के बराबर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा साइन होगा। साइन थीटा के बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कौसेक, और कौसेक थीटा के बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टा साइन होगा। दूसरा फॉर्मूला बाबू इनवर्स का क्या होगा, तो कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा बाबू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। समझ गए बाबू। कॉस क्या होता है, सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आए बाबू यहां से cos थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा अगर लिखना चाहेंगे यहां से तो 1 बट्टा क्या होगा, तो cos थीटा होगा। समझ में आ गया। अगला इसमें फॉर्मूला होगा बाबू tan इंटू कॉट का। देख लीजिए tan इंटू कॉट क्या होगा बाबू यहां पे, तो हम लोग कहेंगे tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से बाबू tan बराबर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1 बट्टा क्या होगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बट्टा क्या होगा यहाँ पे, तो बाबू 10 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला यहां पे देखिए बाबू क्या होगा, 10 का फॉर्मूला बाबू साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 10 बराबर, तो हम लोग कहेंगे सर साइन बटा क्या होता है, कॉस होता है, और सेक और कॉसेक के रिस्पेक्ट में 10 बराबर क्या हो जाता है, सेक बटा क्या होता है बाबू, कॉसेक होता है। उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला यहां से क्या होगा, तो कॉस बटा साइन होगा, और या तो कॉसेक बटा आप यहां पे सेक याद रख सकते हैं, ठीक ना। कॉस बटा साइन बराबर क्या होगा, कॉसेक बटा सेक, ठीक ना। ये दोनों फॉर्मूला क्या होता है यहां पे कॉट का होता है। समझ में आ गया बाबू। चलिए अगला फॉर्मूला इसमें देखिए क्या है, अगला फॉर्मूला यहां पे है मान है बाबू, त्रिकोणमितीय सारणी का क्या है यहां पे मान है। तो सबसे पहले आप मान को कैसे याद रखेंगे, देखिए बाबू सबसे पहले आप साइन का सारा मान आप याद कर लेंगे, साइन का आप सारा मान याद कर लेंगे, ठीक है। और यहां से जब आप उल्टा चलेंगे बाबू तो आपका कॉस का सारा मान याद होगा, यहां से जब आप उल्टा चलेंगे तो कॉस का आपका सारा मान याद हो जाएगा, ठीक है बाबू। और 10 क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया है, 10 होता है साइन बट्टा कॉस, तो बाबू यहां पर करेंगे 0 बट्टा 1 क्या होगा, तो यहां पे 0 के बराबर, 0 बट्टा 1 क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए बाबू समथिंग 0 बट्टा समथिंग, 0 बट्टा समथिंग होगा, 0 बट्टा समथिंग जो होता है बाबू क्या होता है, 0 के बराबर, मतलब 0 के बट्टा में कुछ भी होगा तो 0 के बराबर होगा बाबू। और समथिंग बट्टा अगर 0 है बाबू तो इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग दे देंगे बाबू तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 का कैसे मान याद रखेंगे, तो साइन बट्टा कॉस 10 होता है बाबू, तो 0 बट्टा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें इससे भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, तो 1 बट्टा क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। इसमें बाबू इससे भाग दे देंगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बट्टा 1, मतलब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर इसमें बाबू इससे भाग देंगे तो 1 बट्टा 0 क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू। इसी प्रकार देखिए बाबू कॉट का कैसे याद रखेंगे, तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है बाबू, और 0 का जब आप उल्टा करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और इसको जब आप पलटेंगे तो 1 बट्टा 0 हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको जब आप पलटिएगा बाबू तो क्या होगा, √3 बट्टा 1, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, किसका, 30 का। समझ में आया बाबू। इसी प्रकार आप याद रखेंगे कॉट 45 का मान क्या होगा, तो बाबू इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और 60 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे सर इसका अगर हम लोग उल्टा करेंगे यहाँ पे, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टा √3 हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 1 बट्टा √3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है बाबू, 0 होता है। समझ में आ गया। तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, साइन
30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। कॉस के लिए कैसे बताए तो बाबू यहां से उल्टा चल रहा है, यहां से क्या चल रहा है उल्टा चल रहा है। ठीक है बाबू, यहां से क्या चल रहा है उल्टा चल रहा है। तो कॉस का मान क्या हो जाएगा यहां से 0 डिग्री का तो 1 हो जाएगा, यहां से चलेंगे तो। इसके बाद 30 का क्या हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। 45 का मान क्या होगा तो 1/√2 होगा। 60 का क्या हो जाएगा बाबू तो 1/2 होगा। और यहां पे 90 का क्या हो जाएगा बाबू तो हम लोग कहेंगे यहां से ये मान यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 का कॉस का तो 0 हो जाएगा। क्लियर है बाबू। इसी प्रकार आप 10 का समझ गए होंगे बाबू। 10 0 का मान क्या होगा 0 होगा। इतना बट्टा इतना किए मतलब साइन बट्टा कॉस किए तो 0 आया। ठीक ना बाबू। यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा 30 का मान क्या होगा तो 1/√3 हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 60 का क्या होगा बाबू तो √3/60 का क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 ना होगा क्योंकि इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा बाबू तो √3/1 क्या होगा √3 हो जाएगा। और 90 का मतलब क्या होगा 10 90 का मान तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है बाबू। इसी प्रकार इसका आप याद कर लीजिएगा बाबू, इसका उल्टा होता है। और ये वाला मान याद करेंगे कैसे बाबू तो ये कॉस का क्या होता है उल्टा होता है। यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 का मान क्या है 1/√2 है। ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे √2/1 तो √2/1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 का मान क्या है 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे क्या होगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है बाबू अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आपका सारा मान याद हो जाएगा किसका तो सेक का, 0 का, 30 का, इसके बाद 45 का बाबू, फिर 60 का, फिर आपका 90 का। समझ में आ गया। इसके बाद कौशेक का कैसे याद रखेंगे तो बाबू कौशेक जो होता है साइन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा करेंगे यहाँ पे तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा करेंगे क्या होगा √2 हो जाएगा। और यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 2/√3 और यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होगा तो 1 होगा। तो इस प्रकार बाबू आप क्या करेंगे इस सारणी पूरा सारणी को 0 से लेकर 90 तक आप क्या करेंगे सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करेंगे। समझ में आ गया। चलो आगे चलो अगला देखो क्या है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है बाबू। त्रिकोणमितीय क्या है आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमीका है बाबू। ठीक ना। यहां पे देखिए ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब देखिए बाबू इस सर्वसमीका को कैसे याद रखते हैं। इसमें 3 प्रकार का सर्वसमीका होता है बाबू। पहला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर 1 के बराबर। तो बाबू यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 माइनस क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और बाबू फिर साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बाबू आता है देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो कॉस को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर सीधे साइन थीटा बराबर आप लिखना चाहेंगे स्क्वायर को हटाकर तो रूट बाबू इधर आ जाएगा तो √अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और कॉस थीटा बाबू आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार बाबू इसका दूसरा सर्वसमीका देखिए क्या होता है तो दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1 होता है। दूसरा सर्वसमीका क्या होता है टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू तो 1 होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बाबू यहां से सेक स्क्वायर थीटा का कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला तो हम लोग कहेंगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ले याद रखेंगे बाबू ये टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा तो आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर सेक थीटा बराबर आप याद रखना चाहेंगे तो बाबू ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बाबू। इसी प्रकार आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और टेन थीटा बराबर याद रखेंगे क्या √अंडर बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है। तीसरा सर्वसमीका होता है बाबू यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां से हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो √अंडर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ के बाबू। और कॉट स्क्वायर थीटा यहां से क्या होगा बाबू तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और कॉट थीटा डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये बाबू आपका क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका था। तो इतना फार्मूला आपको सर्वसमीका के अंदर याद रखना है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला देखो क्या है। अब बाबू
पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पे बाबू आपको पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा के बराबर। इसके बाद होता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन के बराबर। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉट के बराबर। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो टेन के बराबर। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो सेक के बराबर। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक के बराबर होता है। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा के बराबर। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो टेन थीटा के बराबर। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो सेक थीटा के बराबर। और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो कॉसेक थीटा के बराबर। तो बाबू इतना आपको त्रिकोणमिति के अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया। चलो अगला देखो क्या है, अगला वृत्त है। वृत्त में बाबू आप दो तीन कंसेप्ट को याद रखेंगे, दो तीन कंसेप्ट को आप याद रखेंगे वृत्त के अंदर। पहला कंसेप्ट आप याद रखेंगे, किसी वृत्त पर बाबू अनंत स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। पहला आप कंसेप्ट बाबू याद रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे यहां पे दूसरा कंसेप्ट, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, खींचा जाता है। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। समझ गए बाबू, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे बाबू, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद बाबू आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का कंसेप्ट याद रखेंगे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए कंसेप्ट आप याद रखेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के लिए आप कंसेप्ट यहां पे याद रखेंगे। यहां पे देखिए बाबू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए क्या कंसेप्ट याद रखेंगे, तो पहला यहां पे कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जब दो वृत्त बाबू बाह्य स्पर्श करती है तो यहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होता है कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 3। कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक ना। इसमें दूसरा याद रखेंगे बाबू, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, यहां पे ठीक से लिख देते हैं बाबू, आइए यहां पे लिख लीजिए। दूसरा इसमें याद रखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगी कितना होगी बाबू, 2 होगी। इसके बाद तीसरा यहां पे याद रखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेगी तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होती है, ठीक ना। इसको याद रखेंगे। जब दो वृत्त बाबू, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जब दो वृत्त एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है बाबू, यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है बट्टे में कितना, 4। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सातवां फॉर्मूला आप याद रखेंगे बाबू, वृत्त का वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर और माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर होता है बाबू। पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ गए बाबू। अगला फॉर्मूला देखिए क्या है इसमें, अगला फॉर्मूला है बाबू तिर्यकखंड का। क्या है, तिर्यकखंड का। तो तिर्यकखंड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना बाबू, तो 360। क्लियर है। और यहां पे बाबू दीर्घ तिर्यकखंड का आप क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टे में कितना, 360। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे में कितना, 360। और इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं। या तो आप डायरेक्ट
तिर्यखंड बोलिए या तो लघु तिर्यखंड बोलिए। सवाल में अगर तिर्यखंड बोला जाए तो आप लघु तिर्यखंड का ही फार्मूला लगाएंगे, मतलब सीधे इस वाला फार्मूला का यूज करेंगे। समझ गए? जब तक सवाल में दीर्घ तिर्यखंड की बात नहीं करेगा बाबू, तब तक आप क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला फार्मूला क्या है बाबू, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, पाया थीटा बटे कितना होता है, 180 होता है। अगला नेक्स्ट फार्मूला है बाबू, इसमें नेक्स्ट फार्मूला 11वां फार्मूला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस में होता है बाबू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बाबू आपका क्या है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, और ये क्या है बाबू आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर देख लीजिए, यहां पे बाबू ये आपका होगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं कैसे बाबू, तो यहां पे बाबू एक यहां पे त्रिभुज बनता है, ठीक ना, इस प्रकार, और यहां पे हम लोग तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या करते हैं बाबू, माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। समझ में आया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। समझ में आया बाबू? तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां पे ये बाबू आपका थीटा होगा, ये आपका आर होगा, ये भी आर। तो बाबू ये इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया? क्लियर हुआ बाबू? चलिए आगे याद रखेंगे बाबू, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद बाबू अगला फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का है क्षेत्रफल का, इसका याद रखेंगे √3/4 और भुजा स्क्वायर। इसके बाद अगला 14 नंबर फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 3 गुने क्या भुजा, 3 गुने क्या भुजा याद रखेंगे। इसके बाद देखिए बाबू नेक्स्ट इसमें क्या फार्मूला है, तो नेक्स्ट आपका है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब की ऊंचाई का, ये क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है बाबू, भुजा होता है। इसके बाद इसमें 15वां फार्मूला है वर्ग का परिमाप का, तो वर्ग का परिमाप का होता है बाबू 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा, यहां पे एक क्या है, भुजा है। क्लियर है बाबू? इसके बाद 17वां फार्मूला आप याद रखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का, क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। 18वां फार्मूला आप याद रखेंगे बाबू वर्ग का विकर्ण का, ये क्या होता है आपका, तो √2 गुने भुजा होता है। इसके बाद बाबू 19वां फार्मूला आप आयत का परिमाप का याद रखेंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? इसके बाद 20वां फार्मूला आप आयत का क्षेत्रफल का याद रखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद 21वां फार्मूला आप आयत का विकर्ण का याद रखेंगे √अंडर बाबू लंबाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है, तो चौड़ाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो अगला फार्मूला क्या है, देखो अगला फार्मूला है बाबू 13 नंबर चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का पहला फार्मूला यहां पे आप याद रखेंगे घन का आयतन का। घन का आयतन क्या होता है बाबू, तो घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बाबू, भुजा क्यूब। यहाँ पे एक क्या है आपका, भुजा है, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखो बाबू यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, जिसको हम लोग पार्श्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू, 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला घन का याद रखेंगे बाबू क्या, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो चौथा फॉर्मूला इसमें याद रखेंगे घन का विकर्ण का बाबू, ये क्या होता है, तो √3 गुने क्या होता है, भुजा होता है। 5वां फॉर्मूला यहाँ पे आप याद रखेंगे घनाभ का आयतन का। क्या होता है घनाभ का आयतन बाबू, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब LBH होता है बाबू, ठीक ना। इसके बाद छठा फॉर्मूला आप याद रखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है बाबू, ठीक ना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसी को बोलते हैं बाबू हम लोग कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। समझ गए बाबू? चलिए अगला देखिए फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला इसमें क्या है बाबू, तो अगला फार्मूला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 7वां फार्मूला क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL होता है। इसके बाद याद रखेंगे 8वां फार्मूला घनाभ का विकर्ण का, क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H² होता है। इसके बाद
बाद बेलन का आप याद रखेंगे बाबू आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन का। इसके बाद आगे आप याद रखेंगे 10वां फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बाबू क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर एच। इसके बाद 11वां फार्मूला बाबू याद रखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू में होता है बाबू आर प्लस एच होता है। देखिए यहां पे क्या हो जाता है 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें क्या होता है बाबू ऊपर नीचा का वृत्त जो है बाबू क्या होता है उसका क्षेत्रफल इसमें जुट जाता है। यहां से हो जाता है 2 पाई आर और इंटू में हो जाता है एच प्लस आर। क्या हो जाता है, एच प्लस आर हो जाता है। इसके बाद देखिए बाबू शंकु का आयतन का क्या यहां पे फार्मूला होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 12वां फार्मूला आप याद रखेंगे शंकु का आयतन का, ठीक है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शंकु का क्या होता है बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है बाबू, पाई आर एल, और एल निकालने का फार्मूला होता है क्या बाबू, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच निकालने का यहां से फार्मूला बनता है एल स्क्वायर माइनस का बाबू आर स्क्वायर, और आर निकालेंगे बाबू यहां से क्या, तो एल स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर, ठीक ना। ये चीज आप यहां पे याद रखेंगे। इसके बाद 14वां फार्मूला देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, तो कहेंगे सर जी पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है। देखिए बाबू पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल जुट जाता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जुट जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई आर कॉमन, तो एल प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। यही हो जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए 15वां फार्मूला आपका क्या है, गोला का आयतन का। तो गोला का आयतन का क्या होता है फार्मूला, तो 4/3 होता है पाई आर क्यू होता है। क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसके बाद अगला फार्मूला देखिए क्या है, अगला है बाबू गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। ये क्या होता है बाबू, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद बाबू अगला फार्मूला आपका है अर्धगोले का आयतन का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है बाबू, ठीक ना, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद 18वां फार्मूला देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, तो 2 पाई बाबू आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद 19वां फार्मूला आप याद रखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है बाबू, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद 20वां फार्मूला आप याद रखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। क्या होता है बाबू, 1/3 पाई एच होता है, इंटू में होता है बाबू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, और प्लस होता है बाबू बड़ा आर इंटू छोटा आर, ठीक है बाबू। इसके बाद 21वां फार्मूला आप याद रखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बाबू फार्मूला याद रखेंगे। क्या होता है, पाई इंटू में बाबू एल, और इंटू में हो जाता है क्या बाबू आर प्लस आर हो जाता है। क्या होता है, पाई गुने एल, और इंटू में क्या लिखेंगे हम लोग आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर। क्लियर है बाबू। इसके बाद 22वां फार्मूला आप याद रखेंगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बाबू। क्या होता है फार्मूला, पाई और इंटू में होता है बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, और प्लस हो जाता है बाबू एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाता है। समझ में आया। शंकु के छिन्नक का क्या फार्मूला हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, और बाबू यहां पे हो जाता है एल इंटू क्या होता है, बड़ा आर प्लस छोटा आर हो जाता है। क्लियर है। यही होता है आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। समझ में आ गया बाबू। अब अगला आपका है चैप्टर 14 नंबर चैप्टर है बाबू, 14वां चैप्टर। 14वां चैप्टर में बाबू आप कौन कौन से फार्मूला याद रखेंगे, तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे बाबू। क्या, तो आप याद रखेंगे माध्य का। क्या याद रखेंगे, माध्य का। तो माध्य बराबर होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। क्या होता है माध्य का फार्मूला, सभी राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। और यहां से बाबू परिसर बराबर आप याद रखेंगे उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस क्या होता है, परिसर बराबर न्यूनतम मान होता है। इसके बाद तीसरा फार्मूला माध्यिका का आप याद रखेंगे, यहां से n+1/2वां पद होगा बाबू। कब, जब n का मान यहां पे क्या होगा, विषम होगा। जब आंकड़ों की संख्या बाबू क्या होगा, विषम होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, n+1 करेंगे, अब बट्टा में 2, वहां जो पद होगा बाबू क्या होगा, तो हमारा माध्यिका हो जाएगा। जब माध्यिका को आप लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे बाबू, और सजाने के बाद क्या करेंगे, उसको गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद अगर विषम में मान आता है बाबू, n का मान विषम
में आता है तो यहाँ पे आपका माध्यिका हो जाएगा n+1/2 पद हो जाएगा। क्लियर है? जब बाबू काउंट करने पर आपका मान अगर सम में आता है n का मान तो यहाँ पे माध्यिका हो जाता है n/2 पद और प्लस होता है बाबू n/2 + 1 पद और बट्टा में हो जाता है बाबू क्या, तो 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? बट्टा में 2, मतलब n/2 पद और प्लस n/2 + 1 पद का योग और बट्टा में क्या होता है बाबू? 2 होता है। यही होता है क्या? माध्यिका। जब आपका यहाँ पर n का मान सम आएगा तब। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए बहुलक बराबर यहां से क्या हो जाता है? बहुलक होता है बाबू अधिकतम बारंबारता वाला मान। क्या होता है? अधिकतम बारंबारता वाला मान जो होता है क्या होता है? बहुलक कहलाता है। यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ा में, अवर्गीकृत आंकड़ा में बहुलक जब निकालेंगे बाबू तो अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होगा वही आपका क्या होगा? बहुलक हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसमें क्या है बाबू? का वर्गीकृत आंकड़ा है बाबू। तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग माध्य निकालने का बाबू विधि सीखेंगे यहाँ पे। तो विधि क्या होता है यहाँ पे? माध्य निकालने का कितना विधि होता है? तो बाबू यहाँ पे विधि होता है 3 विधि होता है। क्या विधि होता है? 3 विधि। पहला विधि होता है बाबू प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI और बट्टा में क्या होता है? सिग्मा FI होता है। दूसरा विधि होता है बाबू कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे माध्य निकालते हैं बाबू? तो A + सिग्मा FI DI बटे बाबू सिग्मा FI। और तीसरा विधि होता है बाबू पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? तो A + सिग्मा FI UI बटे बाबू सिग्मा FI और गुने में क्या होता है? H होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे बाबू क्या होता है? 3 विधि होता है माध्य निकालने का और यहाँ पे 3 विधि होता है माध्य निकालने का। वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य का 3 विधि होता है। समझ में आया? माध्य निकालने का 3 विधि होता है बाबू यहाँ पे। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, तीसरा क्या होता है? तो पद विचलन विधि होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो क्या है। अगला देखो, अगला बाबू यहाँ पे बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालते हैं बाबू? तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस होता है बाबू F1 - F0 और यहाँ पे होता है बट्टा में 2F1 - F0 - F2 और गुने में क्या होता है बाबू? H होता है। देखिए बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? L + F1 - F0 बट्टा बाबू 2F1 - F0 और -2F2 और गुने में क्या होता है? H होता है बाबू। ठीक ना? यहाँ पे L क्या है बाबू? तो L आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है बाबू? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है यहाँ पे? तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता है। और H क्या है बाबू यहाँ पे? तो बहुलक वर्ग का क्या है? माप है। क्या है? बहुलक वर्ग का माप है। समझ में आ गया? चलो अगला देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? मध्यक के फॉर्मूला बाबू। मध्यक मतलब माध्यिका। माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है? तो कहेंगे सर L + n/2 - CF बट्टे में F गुना में क्या होता है? H होता है। यहाँ पे देखिए बाबू L क्या है? तो L आपका मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N क्या है बाबू? प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे प्रेक्षणों होगा बाबू, प्रेक्षणों की क्या है? संख्या। ठीक ना? या आप यहाँ पे लिख लेंगे बाबू बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। क्या है बाबू? n क्या है यहाँ पे? बारंबारताओं का योग कहिए चाहे प्रेक्षणों की संख्या कहिए बाबू। क्या कहिए? प्रेक्षणों की संख्या। इसके बाद देखिए बाबू CF क्या है यहाँ पे? तो CF है यहाँ पे मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। इसके बाद F यहाँ पे क्या है? तो F आपका है मध्यक वर्ग की बारंबारता और H क्या है बाबू? तो मध्यक वर्ग की माप है। मध्यक वर्ग की जो आपका माप होगा बाबू वो आपका है। ठीक ना? यहाँ पे इसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह यहाँ पे क्या होता है बाबू? वर्गीकृत आंकड़ा का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2 होता है। ठीक ना? वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2। जैसे बाबू देखिए यहाँ पे 40 से 50 आपका वर्ग अंतराल है बाबू और इसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो यहाँ पे ऊपरी सीमा 50 है और निचली सीमा कितना है? 40 है बाबू और बट्टा में क्या कर देंगे? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90/2 हो जाएगा। तो काट के कितना आएगा? 45। यही आपका क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे 5वां सूत्र आप याद रखेंगे बहुलक का। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस क्या होता है? 2 माध्य। मतलब बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच संबंध का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस
2 माद होता है। समझ में आ गया? चलो अगला फार्मूला देखो क्या है। अगला फार्मूला बाबू 15 नंबर चैप्टर का है। यहाँ पे 4-5 फार्मूला है, तो इस पांचों फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। देखिए बाबू, घटना ई की प्रायिकता बाबू पी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, या आप याद रख सकते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में सभी संभव परिणामों की संख्या। समझ में आ गया बाबू? दूसरा फार्मूला यहां पे याद रखेंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। मतलब किसी भी घटना की होने की प्रायिकता और किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है बाबू क्या होता है, तो 1 के बराबर। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ डैश का जो मान होता है बाबू क्या होता है, तो 1 के बराबर। अब देखिए बाबू, तीसरा आप याद रखेंगे, किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है बाबू वह 0 से बड़ा 0 के बराबर और 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब याद रखेंगे चौथा आप याद रखेंगे बाबू यहां पे कि अगर प्रायिकता का मान 0 आ रहा है बाबू, इसका मतलब ई जो होगा बाबू क्या होगा, यहां पे असंभव घटना होगा। क्या होगा? असंभव घटना होगा। ई क्या होगा यहां पे आपका असंभव घटना होगा। समझ गए? जब बाबू यहां पे प्रायिकता का मान 1 आएगा तो यहां पे ई क्या होगा, तो आपका निश्चित घटना होगा। तो आप याद रखेंगे किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है बाबू क्या होता है, तो 0 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। तो बाबू यही था आपका कंप्लीटली फार्मूला का वीडियो क्लास था बाबू, कंप्लीटली फार्मूला का क्लास था। तो आप लोग बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक ना? एक बार अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है बाबू? और हाँ, फार्मूला तभी आपको याद होगा जब इस फार्मूला को बाबू आप रेगुलर 10 दिन आप सोने के टाइम अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है बाबू? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।